नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मोदी जी जश्न मना रहे हैं इस बात का कि उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे लंबे प्रधानमंत्री के रूप में। वो बताया जा रहा है कि 4,400 दिन मोदी जी ने पूरे किए और 4,399 दिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ये सब बेकार की बकवास खबरों में जो मोदी जी पड़ जाते हैं और बेकार की चीजों पर जो जश्न मनाते हैं। लेकिन असली खबर क्या है? असली खबर से आपको मैं अभी रूबरू कराती हूं। जिस खबर को लेकर भारत के मंत्रालय जितने हैं, मोदी जी का दफ्तर, खुद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, सबकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि पट्टी बंध गई है। क्यों? क्योंकि हम अंधों की तरह अब हम ट्रंप के आगे सरेंडर करने लगे हैं। आंख पर पट्टी बांधकर जो भी अमेरिका कहता है, हम अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप ये सोचिए, गल्फ ओमान, जो कोस्ट ऑफ ओमान है, ओमान में हमारा खुद का एक भारतीय ऑयल टैंकर वो ईरान की तरफ बढ़ रहा था। ये बताया जा रहा है कि वो बढ़ता रहा, उसने कोई किसी की बात नहीं सुनी और इसलिए अमेरिकी मिसाइल उस पर दाग दी गई। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सैंक्शन का उस जहाज ने उल्लंघन किया और इस वजह से उस पर अटैक किया गया। अब जो 24 क्रू मेंबर्स उस जहाज में थे, सारे भारतीय, उनका एसओएस कॉल गया। सोचिए वो उन्होंने क्या कहा। अब आपको इसके डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ कि सर, ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी है और ये जहाज डूब रहा है, कृपया मेरी मदद करें। ये एसओएस कॉल था उन क्रू मेंबर्स का। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज सोशल मीडिया पर गूंज रही है, लेकिन मोदी जी जश्न मना रहे हैं। मोदी जी को इससे क्या मतलब है? और शर्मनाक बयान विदेश मंत्रालय देता है। अब आपको सुनाते हैं विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। The ship MT Marivex was disabled off the coast of Oman. We have learned that it is a Palau flagged vessel. We also understand there was some exchange of communication between the ship and the US Navy before the incident. There were 24 crew members on board the ship, all of them being Indian nationals. They all 24 have been rescued and they are safe. Our embassy, for this purpose, for the evacuation and rescue purpose, they contacted the Omani authorities who swung into action. We were in touch with several other stakeholders, including Ministry of Shipping here and MRCC and other stakeholders. We thank and we are grateful to the Omani government for their excellent support in rescuing the crew and ensuring the safety. Our mission continues to be in touch with the seafarers. विदेश मंत्रालय ये कहता है कि थैंक्स टू ओमान, उन्होंने हमारी मदद की। अरे, थर्ड पार्टी ने आपकी मदद की और सबसे बड़ा दोस्त आप जिसको बताते हैं अमेरिका, जहां पर आप करोड़ों और खरबों और अरबों डॉलर्स वहां पर आप खर्च करने के लिए तैयार है, तो किस बात का अमेरिका है कि अगर आपके ऑयल टैंकर्स पर वो हमला कर रहा है? आज ये सवाल मोदी जी क्यों नहीं पूछ पा रहे? अगर आज नेहरू होते तो क्या इसी तरीके से विदेश मंत्रालय एक उल्टा सीधा सा जवाब दे देता जो आपने सुना? विदेश मंत्रालय की ये भूमिका बद से बदतर रूप में दिख रही है, उनको ताला लगा लेना चाहिए। सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने क्या सरेंडर करने के, ट्रंप के आगे सरेंडर करने के, क्या मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, ये जो ओमान तट पर जो भारतीय ऑयल टैंकर पर आग लगी, जिसके विजुअल्स बहुत ही भयानक है, शुक्र है वो तो 24 के 24 क्रू मेंबर्स वहां से बचकर निकल गए, लेकिन क्या होता अगर किसी एक एक भी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचा होता? मोदी जी तब भी चुप रहते? आज तो मोदी जी चुप है। विदेश मंत्रालय शर्मनाक बयान देता है कि थैंक्स टू ओमान अथॉरिटीज फॉर हेल्पिंग। देखिए, ये जैसे कि आपने बताया, ये बहुत ही सीरियस मामला है, शर्मनाक मामला है। कुछ हफ्ते पहले जब अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में झड़प हुई, तो बुजैरा पोर्ट जो यूएई का है, वहाँ एक जहाज पे कुछ भारतीय सेलर्स जो जख्मी हुए। तो भारत ने इसका खंडन किया और यूएई को सपोर्ट किया। और अब जब इस
पलाव फ्लैग के ऊपर बमबारी हुई। अब 24 भारतीय वहां मदद मांग रहे थे, तो अमेरिका ने इस पर हमला किया तो एक भी अमेरिका के ऊपर टिप्पणी नहीं आई, बल्कि सिर्फ ओमान को थैंक यू कहा फॉरेन मिनिस्ट्री के जायसवाल ने, स्पोक्समैन ने। तो ये बताता है कि किस हद तक हम अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, और किस हद तक हम अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं कि जो भी अमेरिका हमारे लोगों को जलील करता है, चाहे वो 24 सेलर्स हो इस जहाज में जिनका खतरा बढ़ गया था और डूबने वाली थी वो जहाज, या जो भारतीयों को हथकड़ी पहना के 40 घंटे के ज्यादा सफर में जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा गया था पिछले साल, जब ट्रम्प का नया टर्म शुरू हुआ वायलेशन के लिए, इमिग्रेशन लॉज के लिए। तो उसके बाद से कम 15 या 18 बार जो है ट्रम्प ने भारत की बेइज्जती की है, भारत को ह्यूमिलिएट किया है और भारत को नुकसान पहुंचाया है। तो उसके ऊपर एक भी टिप्पणी आप बताइए कि हमारे प्रधान जी या फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के ऊपर क्रिटिकल एक अल्फाज भी कहे हो तो। इसलिए कि ये कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हैं अमेरिका को, और अमेरिका जो भी बोलता है ये मानने के लिए तैयार है, चाहे वो टैरिफ हो। टैरिफ का मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि हम जीरो टैरिफ डाल रहे हैं अब, जो कि 150-200 के ऊपर हुआ करते थे, और हम 18% को मान लिए हैं टैरिफ। और अब और फोर्स लेबर के बारे में 12.5% और अमेरिका ठोकेगा ये टैरिफ हम पे। तो भारत का जो पोजीशन था तो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, और हम पूरी दुनिया की नजरों में हम एक पॉपेट स्टेट या बनाना रिपब्लिक बन गए हैं, या वैसल स्टेट बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं। ये 3-4 लफ्ज डिप्लोमेट होने के नाते मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई है, मुझे शर्म आती है कि भारत इतना महान देश जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, वीटो पावर का क्लेमेंट बनना चाहता है, या ब्रिक्स की लीडरशिप है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का दावा करते हैं, और मेजर रीजनल पावर का दावा करते हैं, तो ये अमेरिका की जो ह्यूमिलिएशन है क्यों सह रहे हैं? इसलिए कि ये गवर्नमेंट की नीति जो है, ये इनके दिमाग में बैठ गया है कि अमेरिका ही हमारा बचाव कर सकता है। हालांकि हर मुमकिन कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करने की अमेरिका, और ट्रम्प दिन रात आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं, शाबाशी देते हैं, और उनको मध्यस्थता करने के लिए हर मुमकिन सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि अब लेबनीज आर्मी चीफ को भी पाकिस्तान जाने की सलाह दी है अमेरिका ने। जैसे कि आप जानते हैं लेबनीज आर्मी को वर्चुअली अमेरिका फंड करता है, और कुछ खाड़ी के देश। तो पाकिस्तान को भेजना क्या मतलब? ये तो सीजफायर की बात अभी लेबनान और इसराइल के बीच में हो रही है, और हिजबुल्लाह वहाँ दिफा कर रहा है। तो लेबनीज आर्मी चीफ पाकिस्तान में किस काम के लिए गए हैं? तो ये बताता है कि अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को पिक्चर में लाने के लिए, और हमारे दुश्मन को सहायता देके उसको डिप्लोमेटिक कार्ड्स देने के लिए। तो भारत को जो है ये चिंता जताना था कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हुए आप पाकिस्तान को इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आप सऊदी अरब पे क्यों नहीं दबाव डालते हैं, और टर्की पे या कतार पे वगैरह? तो हम चुपचाप सहते आ रहे हैं अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को, और टैरिफ पे, और हथकड़ी डाल के भारतीयों को डालने के लिए, और हमारी कंपनीज पे सैंक्शंस डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो और मोदी को भी जो है सीज फायर के बारे में हर दिन वो बताते हैं कि मैंने कराया सीज फायर, और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने आग्रह किया हमसे कि सीज फायर की मांग की। तो जो भी भारतीय गवर्नमेंट कहती है उसके बरखिलाफ, उसके अपोजिशन में अमेरिका कहता जा रहा है। और जो अब जश्न मना रहे हैं मोदी साहब
कि उन्होंने नेहरू से ज्यादा प्राइम मिनिस्टरशिप के डेज वहाँ बिताए हैं बोल के। हालांकि अगर नेहरू अब होते तो इस घटना का बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में खंडन करते हैं और अमेरिका के एम्बेसडर को बुला के बहुत कुछ कहते हैं वो कि ये आपकी जुर्रत कैसी हुई हमारे भारतीयों के ऊपर हमला करने की, इस जहाज पे करने की। तो ये ना नॉन अलाइंड मीटिंग में कुछ तो बुलाएंगे। क्या हम ये माने प्रोफेसर पाशा कि क्या मोदी जी ने सरेंडर करने के सारे रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं, कि ट्रम्प कुछ भी कर लेंगे, वो आके किसी को मार भी डालेंगे हमारे देश में, तो भी हम चू नहीं करेंगे? जी, यही लग रहा है कि कंप्लीटली हम जो है सरेंडर कर चुके हैं। देखिए, इसका एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। हमारे भारत की नेवी के 4 फ्रिगेट्स हैं गल्फ ऑफ ओमान में। तो जब ये डिस्ट्रेस कॉल आया तो इनको क्यों ऑर्डर नहीं दिया गया था कि ये हमारे भारतीय सेलर्स को जाके बचाएं? क्योंकि ये फ्रिगेट्स अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ट्रंप के आग्रह पे भेजे गए थे। कोई देश अमेरिका के साथ ना कनाडा, ना नाटो, ना ब्रिटेन, ना ऑस्ट्रेलिया, ना जापान, ना साउथ कोरिया भेजा, लेकिन हम भेजे क्योंकि अमेरिका का दबाव था। तो अमेरिका जब तक हमारी नेवी को बताता नहीं कि आप भारतीयों को जाके बता रेस्क्यू करिए, नहीं, तो तो इसका हमारा मतलब तो ये है कंट्रोल सर नहीं कि है। हमारी हमारी जो नेवी थी उसको तो बताना चाहिए था ना। नहीं, क्योंकि वो अमेरिका के ऑर्डर्स पे वहां भेजे हैं, अमेरिका के ऑर्डर्स में काम कर रहे हैं। वो भारत की गवर्नमेंट के हैं वो, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट के काम नहीं कर रहे हैं वो। तो यही सब बताता है कि हम सरेंडर कर चुके हैं, हमारी नेवी का नहीं सर, अगर कंट्रोल भी। आज हालात उल्टा होता, अगर मान लीजिए कि गलती से भारत का कोई मिसाइल अगर अमेरिका के इस तरीके से टैंकर पर अगर हमला कर देता, तो आज अमेरिका क्या चुप बैठता इस तरीके से? हमारे एम्बेसडर को बुला के ड्रेसिंग डाउन देते हैं और उसको एक्सपेल भी करते हैं, और हम्म। भारत के ऊपर दोबारा आके बमबारी भी करते हैं वो। ऐसी नौबत भी आ जाती है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत कुछ खतरे में होते हैं। तो आपको लग जैसा रहा अब है कि इसराइल। सर्जियो गोर को आपको लग रहा है कि सर्जियो गोर को मोदी जी के पास हिम्मत है, या जयशंकर के पास हिम्मत है कि बुला के बोलेंगे कि अपना बैग पैक करो और जाओ यहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये, वो अगर कुछ कहे तो भी बिल में जाके घुस जाएंगे। इनकी ताकत नहीं, जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं। ये ऐसा कुछ इनके पास स्पाइन नहीं है कि ऐसा जो अमेरिका के एम्बेसडर को बुला के ऐसी बात कहें। अगर नेहरू होते तो जरूर करते। तो ये फर्क है नेहरू और मोदी में। तो उनमें दम था, जबकि हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, इकोनॉमिक पावर नहीं थे, वगैरह वगैरह। और हालात अब ऐसे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं ब्रिक्स के जरिए और हमारी ग्लोबल साउथ के जरिए। लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम पूरे अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को आयतुल्ला की हुकूमत को हटाएंगे और हमको फायदा होगा उनसे, कि यही बताया गया है, यही यकीन कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ना, हम ब्रिक्स की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे, ना डायरेक्टली कंडेम करेंगे, ना एम्बेसडर को बुला के बताएंगे। और अमेरिका जो कर रहा है वही उसको चुपचाप सहते रहे। ये बहुत ही पापा, शर्मनाक मैं बात है। मैं जनगण मन 24/7 के दर्शकों को बता रही हूँ कि जो एसओएस कॉल थी उस नाविक की, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि यूएस नेवी का हमला हुआ है, मिसाइल हमारे इंजन रूम में लगी है, नीचे बड़ा छेद हो गया है और जहाज में आग लगी है, कृपया जल्दी मदद भेजिए, हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय है। जैसे ही उसने ये एसओएस कॉल किया होगा, क्या आपको लगता है प्रोफेसर पाशा, अमेरिका के जो रिसेप्टर सिस्टम्स हैं, क्या उन्होंने ये बात नहीं सुनी होगी कि ये भारतीय क्रू हैं, तो भी वो इस तरीके का अटैक करते रहे? उनको समझ में ही नहीं आया? देखिए, ये जहाज जो है कई दिनों से गल्फ ऑफ ओमान में है, और अमेरिका के सेंट्रल कमांड से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। और वहाँ जो आसपास हैं अमेरिका के जहाज, उनसे भी कांटेक्ट में थे। और ये खाड़ी, ये अमेरिका के ये जो नाकाबंदी हुई है,
ईरान की बंदरगाहों पे, वहां नहीं थे ये। इंटरनेशनल वाटर्स में थे, गल्फ ऑफ ओमान में। ना इनमें कुछ सामान था ईरान का, ना कोई तेल था, ना गैस था। ये सिर्फ खाड़ी को जाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे किसी को पता नहीं हो, लेकिन ये अमेरिका सस्पिशन में था कि ये ईरान को जा रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है, जो भी डाउट आता है इसके बेसिस पे जहाजों को मार रहे हैं वो। और हमारे जहाज जो फ्रूट वेजिटेबल्स फूड ग्रेन्स लेके जाना चाहते हैं गल्फ पोर्ट्स को, उसको भी मना कर रहे हैं। तो मतलब ये जो दुश्मन करता है, जो पाकिस्तान करता है या हमारे दूसरे दुश्मन करते हैं, वो अमेरिका कर रहा है, हमारा दोस्त कर रहा है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कर नहीं, रहा तो है। इसका मतलब तो और ये है सर कि हम बोलते नहीं है, लेकिन एक तरीके से अब ये बात सबके नजर में है कि अब अमेरिका दोस्त नहीं है, भारत का दुश्मन बन गया है। और दुश्मन भी कैसा कि भारत से सारा काम भी करवा रहा है और भारत को दुश्मन के रूप में देखता भी है। हम उसके साथ मिलके कर रहे हैं, जो भी वो दुश्मनी हमारे साथ कर रहा है, हम उसके साथ मिलके कर रहे हैं। हमारे हित में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो अमेरिका हमारे, जैसे देखिए अब हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए हम अग्री कर लिए हैं कि हर कोई चीज अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। फूड ग्रेन्स जो हम यहाँ उगा रहे हैं वो भी अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ बना रहे हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड वहां से आके हमारे फूड ग्रेन्स को, फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो जो भी अमेरिका चाहता है, जैसे हथियार हैं जो कि दूसरे देशों से कम कीमत में ले सकते हैं, रूस से, हम वहां नहीं ले रहे हैं, अमेरिका से महंगे हथियार ले रहे हैं। तो हर चीज अमेरिका थोप रहा है हम पे। मुझे सुने नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि दर्शकों को मैं खाली थोड़े से डिटेल्स इसके बताना चाह रही हूँ और फिर अमेरिका का रिएक्शन भी आऊंगी कि ये जो पूरी घटना थी ये सोमवार को ओमान के मासीरा तट के पास हुई है। पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरिवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया था। अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन किया था। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि एमआरसीसी सक्रिय हो गया और दोपहर करीब 2:20 पर सूचना मिलने के बाद एमआरसीसी ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क किया और पूरे अभियान की निगरानी शुरू कर दी। लेकिन जो ये सर, जो जिस पर मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि करते हुए ये कहा कि जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी और अमेरिकी बयान के मुताबिक ये यूएसएस एब्राहम लिंकन पर तैनात FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने जहाज के इंजन और स्टीयरिंग सेक्शन पर सटीक हमला किया। आखिर ये जस्टिफिकेशन क्या देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? अमेरिका, देखिए बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई भी ताल्लुकात ईरान से हम बनाएं। कोई भी, चाहे इंपोर्ट करना हो एक्सपोर्ट करना हो, हमारा रिश्ता नाता वो तोड़ के तहस नहस करना चाहते हैं। ये बेसिक मुद्दा है। कॉन्डोलीसा राइस जब यहाँ दिल्ली में आई थी, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उन्होंने कहा कि जब वो ईरान पाइपलाइन का बात हो रही थी, इंपोर्ट ईरान की बात चल रही थी, उन्होंने कहा आप ईरान से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे से इंपोर्ट करिए ऑयल और गैस। तो खुले आम बातचीत करके दिल्ली में ये बता रही थी कि आप का एनर्जी सिक्योरिटी हम देखभाली करेंगे, आप तेहरान से मत करिए। तो ये पहले से ही इनका अमेरिका के दबाव में आके हमने ईरान के खिलाफ IAEA में वोट डाला और हम दुश्मनी मोल लिए हैं। तो ये सब अमेरिका का कारनामा है कि वो सक्सेसफुल रहे। चाबहार हमने क्यों छोड़ दिया, अमेरिका के दबाव में, जो कि एक्सीलेंट पोर्ट हार्बर है, जो कि नॉर्थ साउथ डायलॉग, अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया को, रशिया को, यूरोप को देता है। उसके बजाय IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि हवा में चल रहा है, अभी भी शुरुआत भी नहीं हुई। तो जो अच्छा अच्छा तो हम 20 साल से काम कर रहे थे, उसको भी हम अबैंडन कर दिए अमेरिका के दबाव में आके। तेल लेना बंद कर दिए।
तो हर चीज जो अमेरिका चाहता है फॉरेन पॉलिसी में वही अचीव कर रहा है, और हम एक के बाद सरेंडर करते जा रहे हैं। हमारे कार्ड्स जो है हम एक दो देशों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, यूएई, इजराइल और अमेरिका, और बाकी के देश से अलग थलग हो गए हैं। ना हम ब्रिक्स में कुछ रेजोल्यूशन ला सकते हैं, ना मोबिलाइज कर सकते हैं, ना ग्लोबल साउथ की मीटिंग टैरिफ पे बुला सकते हैं, या ना यूनाइटेड नेशंस में कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। हम पिट्ठू की तरह इजराइल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाहर अगर आप जाएं तो सीरियस डिस्कशन में यही कहा जाता है कि इंडिया हैज नो फॉरेन पॉलिसी। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी ही नहीं है। सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करना, इसराइल को सपोर्ट करना, ये ब्रांड हो गया है हमारा, कि हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कुछ बचा ही नहीं रहा है। ना हम रूस से अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, ना ब्रिक्स से, ना ग्लोबल साउथ से, ना कोई देश से। तो कोई भी देश हमको ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं किया। वो भी हम पैसे वैसे दे के तालिबान से हम सपोर्ट भीख मांग के लिए। न इजराइल भी स्ट्रांगली सपोर्ट करने को तैयार था, जो कि ये फादरलैंड बोल के 2 दिन पहले अटैक के वहां गए थे। तो जो नुकसान इस गवर्नमेंट से फॉरेन पॉलिसी में हो रहा है, इसके लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक पॉलिसी पे इम्पैक्ट होगा, और हमारा फूड सिक्योरिटी रैंसम पे चला गया, एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में चली गई, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी अमेरिका के हाथ में चले गई। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो गया सर कि हमारे लोग मरते मरते बच गए, हो सकता है कि कोई किसी की जान भी चली जाती, और मोदी जी क्या आज एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में है जो अपने लोगों के साथ खड़ा है? आज तो मोदी जी अमेरिका के साथ ऐसा लग रहा है ज्यादा खड़े हुए हैं बजाय अपने देश के नागरिकों के साथ। देखिए, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा को और राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को दबाव डाल के वहां से कई भारतीय इजराइल गए काम करने के लिए, और कुछ कुछ जबरदस्ती में मिलिट्री फ्रंट पे भी भेजा गया काम करने के लिए, गाजा में वगैरह, वेस्ट बैंक में वगैरह सब। वहाँ कई भारतीय मर गए। क्या भारत ने इस पे टिप्पणी की है? क्या इसराइल से कोई जवाब मांगा है कि कैसे मरे, ये क्या हुआ बोल के? कुछ नहीं। मतलब कैनन फॉडर की तरह हम भेज रहे हैं हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के देने के जरिए, और वो कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं फॉरेन कंट्री में, और वहां जान जा रही है भारतीयों की, नहीं तो और सर, बॉडी लेकिन बैग आ रहे हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि भले ही मोदी जी आज जश्न मना रहे हो प्रधानमंत्री के रूप में कि उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की गद्दी तो उन्होंने छोड़ दी है। अगर ट्रम्प की जी हजूरी में ही लगे हुए हैं तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे ही नहीं है, वो छोड़ दिया उन्होंने, और ना ही अपने देखिए, नागरिकों के साथ खड़े हैं। ये तो सिर्फ इलेक्शन में स्पीचेस करते हैं, और गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करते हैं, और नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को कैसा हराना, उखाड़ना, डिफीट करना, वही उनका ये 1 पॉइंट फॉर्मूला है। और फॉरेन पॉलिसी में कहाँ से अवार्ड लेके आना है और सेलिब्रेट करना है, मोदी गोदी मीडिया को बताना कि मैं विश्व गुरु बन गया हूँ बोल के। तो ये कारनामे इनके यही हैं, और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, और हर पेट्रोल पंप पे हर जगह इनकी फोटो होना, आधार कार्ड से लेके ये कोविड सर्टिफिकेट से लेके, ये पर्सनालिटी कल्ट फैसिस्ट गवर्नमेंट ही कर सकती है, और ये कर रहे हैं। और दुनिया में हम जो है, पहले जो सद्दाम हुसैन की फोटो हर जगह इराक में होती थी, गद्दाफी की फोटो होती थी, उसी तरह हम बनते जा रहे हैं अथॉरिटेरियन स्टेट, और डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल के ढोल बजाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन जो नेहरू ने स्थापित किए, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, और फ्री जुडिशरी, प्रेस, और पार्लियामेंट, और इंडिपेंडेंस, सबको खत्म कर दिए एक 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 एक, एक करके। और यहाँ की जनता को ऐसा इग्नोरेंट बना रहे हैं कि सवाल ही ना करे, कोई क्वेश्चन ना करे। जो साइंटिफिक टेम्पर नेहरू ने एनकरेज किया, तो धीरे धीरे खत्म करके ऐसा भेड़ बकरियों की तरह ये कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया। तो सवाल करना, क्वेश्चन करना जो है अब बहुत दूर की बात है।
भेड़ बकरियों की तरह इनको सपोर्ट करना ही ये ऐसी सिस्टम बना रहे हैं, और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म करके आरएसएस एजेंडा, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके लड़ाई झगड़ा करके। अब देखिए हजारों के लोगों को बांग्लादेश बॉर्डर में वहाँ ह्यूमन राइट्स का इश्यू हो गया है, बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है, तो एक्सप्लोजिव हो गया है। और हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बना के ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के वहाँ जबरदस्ती गर्मी में और बारिश में नहीं, तो और इसका भेज मतलब ये के। है, ये मेरा आखिरी सवाल है प्रोफेसर पाशा, कि हमारे लोग अगर मर भी जाएंगे, अमेरिका उनको मार भी डालेगा, तो भी मोदी जी अपने नागरिकों के लिए नहीं खड़े होंगे। जी, अगर खाड़ी में टेंशन बढ़ता है और ईरान और अमेरिका के बीच में ऐसे ही झड़पें जारी रहते हैं, जो खाड़ी में 1 करोड़ लोग जो हैं, 25 लाख सऊदी अरब और यूएई में और दूसरे खाड़ी के देशों में, तो इनके ऊपर सब तबाही आएगी, बहुत खतरा होगा और हजारों के मारे जाएंगे, और ये गवर्नमेंट चुपचाप बैठे रहेगी, कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल। तो ये भी नौबत आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि जो अभी टेंशन है जो अग्रीमेंट को लेके, ये होने वाला नहीं है, हॉर्मुज को खोलने वाला नहीं है ईरान, और बड़ी झड़प होने वाली है, बड़ी जंग होने वाली है जिसमें भारतीय सपड़ जाएंगे, और इनके पास कोई प्लान नहीं है उनको इवैक्यूएट करने का, इमरजेंसी करने का। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे ईरान हमला करता है या कोलैटरल डैमेज से वहां नुकसान होता है, तो भारतीयों को पानी पीने के लिए नहीं होगा। जैसा ईरान कतर के प्राइम मिनिस्टर कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो डिसैलिनेशन प्लांट पे 2-3 दिन बाद पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये गल्फ कंट्री के, और ये सभी गल्फ कंट्री पे डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए ही पानी मिलता है। तो ये गवर्नमेंट क्या करी, कोई इमरजेंसी प्लान कर रहे हैं। जो देश हमारे लोगों को मदद कर सकता है वो ईरान है, उस पार कोस्ट के। तो ईरान से हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर। बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और ये उम्मीद में बैठे हैं कि इजराइल और अमेरिका इस गवर्नमेंट को ईरान में हराएंगे और उनका वेनेजुला की तरह कंट्रोल कराए बोल के ये गुमराह करके इनको माइंडसेट बना दिया है कि अमेरिका ही सलूशन है, इजराइल ही कंट्रोल करेगा ईरान को बोल। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।